हेलो साथियों, वेलकम टू प्रवीण एकेडमी। दोस्तों, हम मध्य प्रदेश शिक्षक चयन परीक्षा की जो बात कर रहे हैं उसी कड़ी अंतर्गत आज हम जो विषय लेकर आए हैं वह विषय है विज्ञान। विज्ञान विषय आप जानते हैं, विज्ञान में सब शामिल है, चाहे जंतु विज्ञान हो चाहे वह पादप विज्ञान हो, दोनों विज्ञान शामिल हैं, बॉटनी और जूलॉजी। और स्तर आपको वो लिख कर दे रखा है कि कक्षा 12 के स्तर का पूछेंगे। तो बहुत सारे वीडियो जो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हैं वो भी चैनल पर चलेंगे। आज हम जो बात कर रहे हैं एमसीक्यू, अर्थात आपसे कितने कठिन स्तर तक के एमसीक्यू पूछ सकता है, उस पर हम बात करने वाले हैं। तो चर्चा को शुरू करेंगे कि हम आज क्या क्या पढ़ेंगे। तो आप देख लेंगे कि जो मध्य प्रदेश शिक्षक चयन परीक्षा 2025 के लिए हम पढ़ने वाले हैं, इसमें हम आज का जो हमारा टॉपिक है वो जंतु जगत का जो वर्गीकरण है कि जंतु जगत का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है, जो आपका पहला टॉपिक है। आपका पहला टॉपिक है जंतु जगत का और पादप जगत का वर्गीकरण। तो इस टॉपिक पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग विज्ञान विषय के जो एमसीक्यू हैं उन पर ध्यान देंगे इस वीडियो में। इसके पहले हमने सामाजिक विज्ञान के एमसीक्यू पढ़े थे जो कि भूगोल से संबंधित थे। आज हम बायोलॉजी से संबंधित यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं, एमसीक्यू पढ़ने वाले हैं जो विज्ञान विषय के अंतर्गत आते हैं। विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों सब्जेक्ट आपके में हैं। आज जो पढ़ रहे हैं वह है बायोलॉजी, ठीक है। तो बायो पढ़ने में पहला टॉपिक है जंतु जगत का वर्गीकरण कैसे किया गया। तो उसमें बहुत सारे टॉपिक, पूरा कॉन्सेप्ट कि विटकर ने कितने भागों में किया, किसने क्या किया, किसने द्विनाम पद्धति दी, ये सारी चीजें वीडियो के कॉन्सेप्ट में चलेंगी। आज हम थ्रू आउट क्या करने वाले हैं कि केवल हम कॉन्सेप्ट सीधे ऑब्जेक्टिव पर ध्यान देने वाले हैं कि एमसीक्यू किस स्तर के पूछेगा और आपको 4 ऑप्शन में कैसे एनालिसिस करके आपको उत्तर देने हैं। आप अपने उत्तर भी देखते जाएं और बाद में देखें कितने उत्तर आप सही कर पाते हैं। तो चलिए प्रश्न की ओर चलेंगे कि पहला प्रश्न क्या कहता है और उस हिसाब से उत्तर को भी हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो पहला प्रश्न आपके सामने है कि जंतु जगत की सबसे सरल श्रेणी कौन सी है। तो जंतु जगत बहुत सारी श्रेणियों में बांटा गया है, मैंने बताया आपको, बहुत सारे विभाजन किए गए हैं, बहुत सारे भागों में इसको डिवाइड किया गया है। तो इसकी सबसे सरल श्रेणी कौन सी है? तो सबसे सरल श्रेणी कौन सी है दोस्तों? सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेलमिन्थस, पेरिफेरा, प्रोटोजोआ। तो सबसे सरल श्रेणी कौन सी है, जो कि बहुत इजी। तो ये सबके कॉन्सेप्ट पहले वीडियो में बताए गए हैं, या फिर आप ठीक है। तो यहां पर 4 ऑप्शन मिलेंगे, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेलमिन्थस, पोरीफेरा और प्रोटोजोआ। तो पोरीफेरा या पेरिफेरा जो भी बोलते हैं, ठीक है। तो अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है। तो यहाँ पर टाइपिंग में है पोरीफेरा। तो आपको ऑप्शन बताना है कि सबसे जो है कि सबसे सरल श्रेणी पूछा है, क्या सबसे सरल श्रेणी कौन सी। तो सबसे सरल श्रेणी ऑप्शन सी सही होगा आपका। पोरीफेरा सबसे सरल श्रेणी या पेरीफेरा सबसे सरल श्रेणी है। तो जंतु जगत का जो वर्गीकरण किया गया है उसमें सबसे सरल श्रेणी पेरीफेरा, ठीक है। तो इस तरह से आपके प्रश्न आगे आपको मिलेंगे। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। कमेंट करके आप बताएं जो आपके उत्तर सही हो, ठीक है। कौन से प्राणी द्विपार्श्विक सममिति के होते हैं। तो बहुत सारी प्रकार की सममिति होती है, जैसे रेडियल सममिति होती है, पार्श्विक सममिति होती है। तो बहुत सारे प्रकार की सममिति होती है ना, सिमिलरिटी होती है। तो कौन से प्राणी में द्विपार्श्विक सममिति पाई जाती है, इसका उत्तर बताएंगे, ठीक है। इसका उत्तर बताएंगे कि कौन से प्राणी में। तो ऑप्शन क्या है? सिलेंट्रेटा। क्या है पहला ऑप्शन? सिलेंट्रेटा, पेरिफेरा, प्लेटीहेलमिन्थस और इकाइनोडार्मिटा। क्या है? इकाइनोडार्मिटा। तो इतने सारे ऑप्शन हैं, आपको सही ऑप्शन बताना है कि इनमें से कौन सा द्विपार्श्विक सममिति होते हैं। किसमें द्विपार्श्विक सममिति होती है? मैंने बताया बहुत प्रकार की सममिति होती है। यहाँ पर मैं ज्यादा कॉन्सेप्ट की बात नहीं कर रहा कि रेडियल सममिति क्या होती है, द्विपार्श्विक सममिति क्या होती है। ये सब हम डिस्क्रिप्टिव वीडियो में पढ़ेंगे और पढ़ चुके हैं, बहुत सारे वीडियो आप पुराने हमारे देखेंगे, ठीक है। तो कौन से प्राणी द्विपार्श्विक सममिति के होते हैं, बस आपको उत्तर मालूम होना चाहिए। वहां पर प्रश्न आएगा, थोड़ा कठिन लेवल होगा, इसलिए मैं थोड़ा कठिन लेवल के लेके आया हूं कि इजी प्रश्न तो आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो सिलेंट्रेटा, पेरिफेरा, प्लेटीहेलमिन्थस और इकाइनोडार्मिटा। तो ऑप्शन इसका सही होगा सी। क्या सही होगा? सी, प्लेटीहेलमिन्थस, ठीक है। तो ये आपका सही उत्तर होगा कि द्विपार्श्विक सममिति किसमें होती है, तो प्लेटीहेलमिन्थस में होती है, ठीक है। तो देखो, जंतु जगत का वर्गीकरण बहुत सारे भागों में आ गए, उस श्रेणी के अंदर की भी श्रेणियां बांटी गई हैं। तो उन श्रेणियों से मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलना, ठीक है। अगले प्रश्न में चलना, क्या कहता है अगला प्रश्न? निम्न में से कौन सा एक स्यूडोको एल्मिटा है, ठीक है। स्यूडोको एल्मिटा है, ठीक है। इंग्लिश के वर्ड बायो में बहुत सारे उपयोग होते हैं, इसलिए मैं इनको लेकर आया हूं। हिंदी के वर्ड आपको समझ में नहीं आएंगे, तो पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहता है, तो आप वहां से देख सकते हो, ठीक है। तो निम्न में से कौन सा एक स्यूडोको एल्मिटा है, ठीक है। तो स्यूडोको एल्मिटा क्या है?
बताना है आपको। ऑप्शन देखिए और जल्दी से आंसर बताइए, ठीक है। तो एनालिडा, एस्किलोथर्मिस और मोलस्का और आर्थ्रोपोडा, ठीक है। तो आर्थ्रोपोडा भी आपको पता है, हर प्रकार के उभयचर मतलब कई प्रकार के जीव, यहाँ पर कई प्रकार के उनका वर्गीकरण किया गया है। तो आपको बताना है कि इनमें से स्यूडोको एलुमेटा क्या है। स्यूडोको एलुमेटा क्या होता है, इसका डिटेल क्या है, यह वीडियो में बताया जा चुका है। तो डिस्क्रिप्शन वाले वीडियो में जाकर ये देख सकते हैं, ठीक है। तो एनालिडा, एस्किलोथर्मिस और मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, तो ये है एस्किलोथर्मिस, ठीक है। ये उसका सही उत्तर होगा कि स्यूडोकोमेटा क्या है, ठीक है। ये उत्तर होगा आपका। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको पढ़ते जाना है, ठीक है। अगला प्रश्न, सिलेंट्रेटा में कौन सी विशेषता होती है। तो एक प्रकार की जो श्रेणी बांटी गई है तो उसमें सिलेंट्रेटा भी है। क्या है, सिलेंट्रेटा। तो कई प्रकार की श्रेणियों में क्या है, सिलेंट्रेटा। तो इनमें कौन सी प्रमुख विशेषता होती है, तो मैंने आपको बताया था अभी, द्विपार्श्व सममिति, रेडियल सममिति। तो इसकी विशेषता क्या है, रेडियल सममिति, ठीक है। ऑप्शन आपके पास रहेंगे द्विपार्श्व सममिति, रेडियल, खंडित शरीर या चपटा शरीर, ठीक है। तो इसका क्या है, रेडियल सममिति, ठीक है। ऑप्शन को देख के समझना है। अब इन्हीं दोनों में से आंसर होंगे। तो द्विपार्श्व सममिति हम पढ़ चुके हैं पहले, तो यहां पर रेडियल सममिति इसका उत्तर होगा, ठीक है। किसका, सिलेंट्रेटा का। तो सिलेंट्रेटा वर्ड जब भी मिलेगा तो रेडियल सममिति आपको याद रखना होगा। तो बस सामान्य से प्रश्न ऐसे ही पूछेगा। ये कुछ सरल स्तर और कठिन स्तर मिलाकर लाया हूं। बायोलॉजी कठिन सब्जेक्ट हो जाता है उनके लिए जो कि विज्ञान से दूर रहते हो। फिजिक्स कहीं ना कहीं नॉर्मल लाइफ से संबंधित होती है तो वो बनने लगती है, लेकिन बायो में कुछ जो शुरुआत के चैप्टर है वो नहीं बनते। अब भाई श्वसन आएगा, ये वो आएगा तो आप समझोगे, पर वो एग्जैक्ट जो टेक्निकल टर्म है, जो बायोलॉजिकल टर्म है, वो आप पकड़ नहीं पाते। तो यहां से आपको देखना होता है कि सिलेंट्रेटा में रेडियल सममिति होती है। तो इस तरह से आपको उत्तर को पकड़ कर चलना है, ठीक है। निम्न में से कौन सा ट्रिप्लोब्लास्टिक प्राणी है, ठीक है। तो द्विब्लास्टिक प्राणी, ट्रिप्लोब्लास्टिक प्राणी, ये सब भी पढ़ाया है। तो यहाँ पर कौन है ट्रिप्लोब्लास्टिक प्राणी, तो ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, ऑप्शन को देखेंगे ध्यान से। आर्थ्रोपोडा, एनालिडा, मोलस्का और कार्डेटा, ठीक है। क्या क्या है, आर्थ्रोपोडा, एनालिडा, मोलस्का और कार्डेटा। तो क्या पूछा है, अच्छा नोटोकॉर्ड की विशेषता पूछा है, ठीक है। नोटोकॉर्ड की विशेषता पूछा है। प्रश्न नंबर 5 हुआ क्या, 1 मिनट, इसके पहले वाला प्रश्न, हाँ ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये पढ़ रहे थे हम, ठीक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक विशेषता किसकी है, ठीक है, यही बोलो मैंने। ट्रिप्लोब्लास्टिक विशेषता किस प्राणी की है, तो पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेलमिन्थस या प्रोटोजोआ, ठीक है। क्या क्या है, पेरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेलमिन्थस और प्रोटोजोआ। तो ऑप्शन क्या है, प्लेटीहेलमिन्थस, ठीक है। क्या है ऑप्शन सही, प्लेटीहेलमिन्थस। तो जो आपकी ट्रिप्लोब्लास्टिक व्यवस्था, ठीक है, कई प्रकार की मैंने आपको ये विशेषताएं बताई थी, ट्रिप्लोब्लास्टिक, द्विब्लास्टिक, ठीक है। तो इसमें से ट्रिप्लोब्लास्टिक किसकी है, प्लेटीहेलमिन्थस, ठीक है। प्लेटीहेलमिन्थस की विशेषता क्या है कि इसमें ट्रिप्लोब्लास्टिक प्राणी है ये, ठीक है। तो इसकी कोशिकाएं ज्यादा टूटेंगी, ठीक है। नोटोकॉर्ड किस समूह की विशेषता है, क्या पूछ रहा है, नोटोकॉर्ड किस समूह की विशेषता है, ठीक है। प्रश्न है आपका, नोटोकॉर्ड किस समूह की विशेषता है। ऑप्शन मिलेंगे आर्थ्रोपोडा, एनालिडा, मोलस्का और कार्डेटा, ठीक है। तो नोटोकॉर्ड किस समूह की विशेषता है, तो ऑप्शन बताएंगे आप कार्डेटा की, किसकी, कार्डेटा की, ठीक है। ऑप्शन में है आर्थ्रोपोडा, एनालिडा, मोलस्का और कार्डेटा। तो ऑप्शन में आपको देख के जाना है। ऑप्शन में आप देख के कैसे सही जा सकते हो, जब आप इसका डिस्क्रिप्शन ढंग से पढ़ के जाओगे। नहीं भी पढ़ के जा रहे, 1-2 बार ये ऑब्जेक्टिव की सीरीज देखोगे कि नोटोकॉर्ड आया, क्या आया, नोटोकॉर्ड आया, तो नोटोकॉर्ड किसके साथ जाएगा, कार्डेटा के साथ जाएगा, ठीक है। रेडियल सममिति किसके साथ जाएगा, कमेंट करके बताओ, अभी पिछले प्रश्न में हुआ है, ठीक है। इसके बाद हेमिचोर्डेटा, क्या, हेमिचोर्डेटा को किससे जोड़ा गया है, हेमिचोर्डेटा को किससे जोड़ा गया है, बताएंगे ऑप्शन, आर्थ्रोपोडा, आर्थकार्डेट, मोलस्का और इकाइनोडार्मेट, ठीक है। इकाइनोडार्मेट के बारे में अभी क्या फैक्ट पढ़ा था, वहां पर ये उत्तर नहीं होगा, ठीक है। आर्थ्रोपोडा के बारे में भी आप पढ़ चुके हो, मोलस्का के बारे में, फंगी के बारे में आप जानते हो। तो आर्थकार्डेट इसका उत्तर होगा, ठीक है। क्या उत्तर होगा, आर्थकार्डेट इसका उत्तर होगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। बी ऑप्शन सही होगा, आर्थकार्डेट, ठीक है। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर जाएंगे। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है। देखो ये बहुत सामान्य प्रश्न है, सरल सा प्रश्न है कि जंतु जगत का सबसे बड़ा जो है संघ कौन सा है। तो आप यहाँ पर आर्थ्रोपोडा, एनालिडा, मोलस्का और पेरिफेरा, तो सबसे बड़ा आपको पता है आर्थ्रोपोडा है, ठीक है। ये तो सामान्य स्तर का प्रश्न है, इसकी कोई विशेषता नहीं, ठीक है। तो सबसे बड़ा क्या है, आर्थ्रोपोडा। तो ऑप्शन कौन सा आपका सही होगा,
ऑप्शन ए आपका सही होगा। सॉरी, प्रश्न निकल गया। चलिए ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मोलस्का के जंतु कैसे होते हैं? ठीक है, तो जो वर्गीकरण में मोलस्का ठीक है, आर्थोपेडा कई प्रकार के हैं, उसमें मोलस्का के जंतु कैसे होते हैं? तो कैसे होंगे? मुलायम शरीर वाले। कैसे होते हैं? मुलायम शरीर वाले। तो मोलस्का जो श्रेणी है उसमें किन जंतुओं को रखा गया है? मुलायम श्रेणी। देखो आप एक बार इस श्रेणी को देखो कि किस श्रेणी में किस प्रकार के जंतुओं को रखा गया है। ठीक है, संघ कार्डेटा में किसको रखा गया है? ठीक है, मोलस्का में किसको रखा गया है? आर्थोपेडा में किसको रखा गया है? तो इस किस श्रेणी में किस प्रकार के जंतुओं को रखा गया है, उनकी विशेषता क्या होती है? जब आपसे ये बनेगा तो इस टॉपिक के एमसीक्यू बनेंगे। उसके लिए क्या करना है? आपको पुराने वीडियो देखना है और लगातार ऐसे एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी होती है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते जाएंगे, आपसे उत्तर बनते जाएंगे। ठीक है, तो मोलस्का जंतु कैसे होते हैं? मुलायम शरीर के होते हैं। कैसे होते हैं? मुलायम। उनकी त्वचा होती है एकदम मुलायम। ठीक है, वो पूरे शरीर के मुलायम होते हैं, हड्डियां नहीं होती। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर जाओ। इकाइनोडार्मेट के शरीर में कौन सी विशेषता होती है? देखो, तो जितने श्रेणी सबकी विशेषता अगर आपको यहां से भी निकाल सकते हो आप। ठीक है ना, तो यहां से भी मोलस्का की विशेषता आपको निकल गई। ठीक है, प्रोटोजोआ की विशेषता, तो सबकी आपको यहां पर विशेषताएं मिलती जाएंगी। ठीक है, तो द्विपार्श्विक सममिति होती है। द्विपार्श्विक सममिति किसका बताया था? कमेंट करके फिर से बताओ। देखो, बार बार चीजों को रिपीट करने से होता है। ठीक है, इसके बाद जल संवहन तंत्र, इसके बाद खंडित शरीर, इसके बाद नोटोकॉर्ड। ठीक है, तो इकाइनोडार्मेट क्या है? जल वाले हैं। कौन से हैं? इकाइनोडार्मेट जल वाले। तो इनका क्या हो जाएगा? जल संवहन तंत्र। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जल संवहन तंत्र। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा जल संवहन तंत्र। ठीक है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये किसका है? इकाइनोडार्मेट जब भी दिख जाए तो क्या लगा देना? जल संवहन तंत्र। तो इस तरह से आपके उत्तर सही होते जाएंगे। ठीक है, तो आपको बस कीवर्ड पकड़ना होता है कि इकाइनोडार्मेट आया तो जल संवहन तंत्र आपको याद रखना होगा कि इसकी विशेषता कौन सी है। ठीक है, मोलस्का की विशेषता कौन सी है, आर्थोपेडा की विशेषता कौन सी है। तो इस प्रकार से सबको आपको विशेषताओं को एक एक बार याद रखना है और इनके अंतर्गत कौन कौन से प्राणी रखे जाते हैं वो याद रखना है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर जाना कि कार्डेट्स में किस संरचना की उपस्थिति अनिवार्य है? जो संघ कार्डेट्स है, या जो हम जब जंतुओं का वर्गीकरण करते हैं उसमें से एक वर्गीकरण कार्डेट्स है, इसमें से कौन सी चीजों की उपस्थिति अनिवार्य है? अगर ये है तो ये कार्डेट्स प्लांट। ठीक है, तो त्वचा हो गया, स्टिंगिंग सेल्स हो गया, नोटोकॉर्ड हो गया और स्पाइकल्स हो गया। ठीक है, स्पाइकल्स तो इनमें नहीं होते, आपको पता है कार्डेट्स में। ठीक है, त्वचा भी इनमें होती है पर ये अनिवार्य नहीं है, त्वचा वाले बिना त्वचा वाले भी हैं। ठीक है, स्टिंगिंग सेल्स किस में होगी? आर्थोपेडा में। ठीक है, तो यहां पर नोटोकॉर्ड इसका सही उत्तर होगा। कौन सा सही उत्तर होगा? नोटोकॉर्ड। ठीक है, तो कार्डेट्स जब भी दिखेगा, ठीक है, क्या दिखेगा? कार्डेट्स जब भी दिखेगा तो आंसर कहां मिला देना? नोटोकॉर्ड में। ठीक है, नोटोकॉर्ड में मिला देना। ठीक है, क्योंकि स्पाइकल्स तो इसमें होते नहीं है, इनकी विशेषता होती नहीं, ये होते हैं पर इनमें अनिवार्य क्या है? तो अनिवार्य है स्टिंगिंग सेल्स। ठीक है, सॉरी स्टिंगिंग सेल्स बोल रहा हूं, नोटोकॉर्ड। ठीक है, नोटोकॉर्ड, स्टिंगिंग सेल्स होते हैं, सब में नहीं होते। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं। कौन सा प्राणी अमीबा की तरह असमान रूप रखता है? ठीक है, तो अमीबा की तरह कौन होगा? प्रोटोजोआ होगा। आपको पता उसी संघ का है, तो यहां पर सीधे सीधे उत्तर आप लगा सकते हो, बार बार इसमें करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो प्रोटोजोआ इसी संघ से आएगा। तो यहां पर कौन सा प्राणी अमीबा की तरह है? ठीक है, तो अमीबा किस इसका है? प्रोटोजोआ का। ठीक है, तो अमीबा की तरह रखेगा प्रोटोजोआ। ठीक है, सिलेंट्रेटा का प्रमुख उदाहरण है। देखो बार बार रिवीजन करके वो प्रश्न लेके आ रहा हूं कि मोलस्का का क्या है, ठीक है, आर्थोपेडा का क्या है, तो सबका एक एक बार आपको उदाहरण मिलता जाएगा। सिलेंट्रेटा का प्रमुख उदाहरण क्या है? हाइड्रा एक टिड्डा। ठीक है, आपको समझ में आ जाता होगा कि सिलेंट्रेटा का प्रमुख उदाहरण क्या है? हाइड्रा। मतलब ठीक है, आप मुझे लगता है हो सकता है किसी को डायरेक्ट रिलेट ना कर रहा हो, बायो मैं पढ़ा रहा हूं या फिर मुझे इसका प्रैक्टिस है तो मुझे जल्दी ऑप्शन आ जाता है, सॉरी। ठीक है, तो आपको ऑप्शन भी पढ़ना चाहिए कि प्लानेरिया है, कि स्क्विड है, स्नेल है। तो हाइड्रा इसका सही उत्तर है, ये मैं एक बार में निकल गया। ठीक है, तो आप चारों ऑप्शन को पढ़ो, स्नेल है, हाइड्रा है, प्लानेरिया और स्क्विड। ठीक है, तो आपको क्या करना है? यहाँ पर हाइड्रा सही उत्तर है। किसका? सिलेंट्रेटा का प्रमुख उदाहरण क्या है? हाइड्रा। तो सिलेंट्रेटा वर्ग के लिए प्रमुख उदाहरण क्या है? हाइड्रा। ठीक है, आर्थोपेडा का प्रमुख उदाहरण बताइए, मोलस्का का प्रमुख उदाहरण बताइए। तो सबके उदाहरण बता देंगे, बताइए कमेंट करके एक एक के उदाहरण। ठीक है, मोलस्का का अच्छा उदाहरण बताइए, आर्थोपेडा का प्रमुख उदाहरण बताइए, ठीक है, प्रोटोजोआ का प्रमुख उदाहरण बताइए। तो इस तरह से आपको बनते जाएंगे। ठीक है,
ये देखो प्लेटीहेल्मिन्थस, अभी चर्चा हुई थी दूसरे तीसरे प्रश्न में, प्लेटीहेल्मिन्थस में से कौन सी विशेषता नहीं होती, ठीक है, तो कौन सी विशेषता नहीं होती। देखो प्लेटीहेल्मिन्थस किस तरह के होते हैं, पहले तो ये बताओ, इनमें सममिति किस प्रकार की पाई जाती है ये बताओ, ठीक है, अभी आपने क्वेश्चन में चर्चा की थी, ठीक है, नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इनमें कौन सी विशेषता नहीं होती, ठीक है, सारी विशेषताएं द्विपार्श्व सममिति, मैंने आपको बताया था कि इनमें प्लेटीहेल्मिन्थस में द्विपार्श्व सममिति पहले ही चर्चा हुई थी, चपटा शरीर होगा, ठीक है, त्रिस्त्री, ठीक है, ट्रायोब्लास्टिक किसमें बताया था, प्लेटीहेल्मिन्थस, ट्रायोब्लास्टिक बताया था, त्रिस्त्री शरीर, पूर्ण पाचन तंत्र, ये इनमें नहीं होता, ठीक है, पूर्ण पाचन तंत्र नहीं होता, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, पूर्ण पाचन तंत्र का अभाव, ठीक है। तो किसमें, प्लेटीहेल्मिन्थस, किसकी बात कर रहे हैं, प्लेटीहेल्मिन्थस में कौन सी विशेषता नहीं होती, ठीक है, तो प्लेटीहेल्मिन्थस में कौन सी विशेषता नहीं होती है, तो आपको 2-3 बार बता चुका पहले दूसरे प्रश्न में कि द्विपार्श्व सममिति होनी ही होनी है। रेडियल सममिति किसमें होती है, कमेंट करके बताइए, ये भी अपने प्रश्न में आया था, ठीक है, चपटा शरीर, त्रिस्त्री शरीर, लेकिन पूर्ण पाचन तंत्र इनमें नहीं होता, ठीक है, तो किसमें नहीं होता, याद रखना, ये पूछेगा कि प्लेटीहेल्मिन्थस की कौन सी अनिवार्य विशेषता नहीं है, तो पूर्ण पाचन तंत्र नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर जाएंगे, पेरिफेरा में किस प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, पेरिफेरा में किस प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, सामान्य सा प्रश्न है, अगर आपने सारे प्रकार के वर्गीकरण पढ़े हैं तो पेरिफेरा का आप वर्गीकरण पढ़े होगे, उनकी विशेषता पढ़े होगे, तो आपको कोशिका की बात बताई गई होगी। और देखिए ये सामान्य सी, मैंने आपको बार बार बोल रहा हूं, अगर आप सारे संघ का इसका वर्गीकरण पढ़ेंगे जंतु जगत का और सबकी विशेषताएं और सबके जंतु कौन कौन से, तो आप ये मानिए कि मैक्सिमम प्रश्न आप सरल करके ले जाएंगे, क्योंकि वही प्रश्न आ रहे हैं, बस शब्दावली कठिन आपको लग रही होगी लेकिन प्रश्न वही है, एकदम सरल आ रहे हैं, ठीक है। तो पेरिफेरा में किस प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, तो स्टंगिंग सेल्स, स्पाइकल्स, कॉलर कोशिकाएं या ग्लैंड सेल्स, ठीक है, तो ग्लैंड सेल्स होती हैं क्या, नहीं होती हैं, आपको पता है ग्लैंड सेल्स कहाँ होती हैं, कमेंट करके बताओ, मैंने बताया वीडियो में, ठीक है, स्टंगिंग सेल्स नहीं होती, मैंने बताया अभी इसके पहले वाले प्रश्न में, स्पाइकल्स इनमें नहीं होते क्योंकि पेरिफेरा में स्पाइकल्स हो ही नहीं सकते, ठीक है, तो कॉलर कोशिकाएं होंगी, ठीक है, तो इसमें किस प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, कॉलर कोशिकाएं, तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा, क्या होगा, कॉलर कोशिकाएं, किसमें, पेरिफेरा में, ठीक है, तो पेरिफेरा आएगा तो क्या आपको याद रखना है, कॉलर कोशिकाएं, ठीक है, तो इस तरह का प्रश्न आपको बनना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा खंडित शरीर वाला जंतु है, खंडित शरीर, अभी आया था चपटा, खंडित, त्रिस्त्री, इस प्रकार का ऑप्शन आया था, तो इसमें खंडित शरीर वाला कौन है, केचुआ, ठीक है, खंडित शरीर वाला जंतु कौन सा है, केचुआ। ये सिंपल सा प्रश्न का उत्तर होता है, इसलिए मैं ज्यादा इस पर डिस्कस नहीं करता, कि ये आपको जब, मतलब सिंपल सी बात है, देखो बायोलॉजी वाला कोई विशेषज्ञ होगा तो उसकी बात अलग है कि इसको क्यों, लेकिन सामान्य सी बात है कि जब आप पढ़ोगे कि कौन से वर्ग का प्राणी या कौन से वर्ग का जंतु कौन है, तो उसमें उनकी जब विशेषता मिलेगी तो ये ऑप्शन में आपको अपने आप वहां दिख जाएंगे। तो बस एक बार टेबल याद करना है, टेबल अगर आपको चाहिए तो कमेंट कर देना मेरे को, कमेंट करके जो इस पे स्क्रीन पे नंबर आपको नीचे दिख रहा है उस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना या टेलीग्राम से जुड़ जाना, तो आपको वहां पर भी टेबल भेज दूंगा, तो आप उससे पढ़ सकते हो कि इसकी विशेषता कौन सी है और कौन कौन से प्राणी मिलते हैं, ठीक है। तो केचुआ है इसका, जिसका शरीर कैसा है, खंडित होता है, ठीक है। इसके बाद मोलस्का का एक उदाहरण दीजिए, अभी बताया था मोलस्का के 1-2 उदाहरण, आर्थोपेडा का भी उदाहरण बताया था, फिर बोल रहा हूं एक बार वो टेबल पढ़ लीजिए कि इस जो जंतु समूह है इसमें कौन कौन सी विशेषताएं हैं और इसका वर्गीकरण अलग अलग होता है, वर्गीकरण में एक एक वर्गीकरण, आर्थोपेडा उसके जंतु कौन कौन से या कौन कौन सी जंतु उसमें शामिल हैं और उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, मोलस्का उसमें कौन कौन से जंतु, उनमें कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से देखो, अब जैसे मोलस्का का एक उदाहरण बताइए, तो स्टारफिश मोलस्का है क्या, नहीं है, कौन सा है, अभी बताया था, अभी बताया था, नॉर्टोकोट्स में कौन सा बताया था, बताओ कमेंट करके, ठीक है। ऑक्टोपस समझ गए होगे यहीं से, ठीक है, प्लानेरिया और अमीबा हो, देखो मोलस्का संघ, यार आप लोग एक बार जिसको समझ में नहीं आता है वो एक बार इसका टेबल पढ़ लेगा ना तो 1 मिनट में आंसर दोगे, क्यों, क्योंकि ये सारी चीजें अलग अलग, ये पता चल जाएगा आपको किसका, ये पता चल जाएगा, अभी इसको पढ़ा था, प्रोटोजोआ संघ में पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्टोपस इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ऑक्टोपस बाबा का आपने नाम सुना होगा, जो भविष्यवाणी करते हैं, वो किस संघ के हैं, मोलस्का संघ के, किसकी संघ के हैं, मोलस्का, ठीक है। तो ऑक्टोपस किसका है, मोलस्का संघ का है, ठीक है। ये विलुप्त होती हुई प्रजाति है, अभी बहुत कम मिल पाते हैं, ठीक है। तो ऑक्टोपस इसका है, ठीक है। मछलियों में श्वसन किसके द्वारा होता है, आराम से उत्तर दे सकते हो, कक्षा 6 से पढ़ते आ रहे होगे कि फेफड़े के द्वारा होता है, गलफड़े के द्वारा, त्वचा के द्वारा या ट्रैकिया के द्वारा होता है, तो मछलियों में ये तो होता ही नहीं है, तो गलफड़े के द्वारा
किसके द्वारा? गलफड़े के द्वारा मछलियों में श्वसन होता है। तो फेफड़े गलत हो जाएगा, त्वचा और ट्रेकिया गलत हो जाएगा। तो इस सामान्य से उत्तर जो आपको बार बार ऑब्जेक्टिव टाइप लगाने से मिलेंगे और आपको यहाँ से ही याद होंगे। देखो, कोई अगर नॉन बायो फील्ड का है, जिसका बीए है या कोई भी स्ट्रीम रहा है, तो वो पढ़ने की कोशिश, समझने की कोशिश भी करेगा तो जल्दी समझ में नहीं आता है। तो बार बार जब ऑब्जेक्टिव लगाएंगे, चीजें आपकी नजरों के सामने से निकलेंगी। तो जब आप परीक्षा देने बैठोगे तो आपको एक बार में आंसर क्लिक होगा कि यहाँ पर मछलियों के लिए गलफड़ा, ठीक है, मोलस्का के लिए क्या, तो इस प्रकार से आर्थोपेडा के लिए क्या, संकार्डेटा के लिए क्या। तो एक बार, ठीक है, आपको देखने को मिलता रहेगा। ठीक है, इसके बाद पक्षियों की विशिष्ट पहचान क्या है? ठीक है, उड़ने की क्षमता और पंख। सिंपल सा उत्तर है, ये बहुत बच्चा वाला प्रश्न है। ठीक है, लेकिन एक बार पूछा जा चुका है तो आपसे पूछा जा सकता है। देखो, गलफड़े, त्वचा, ये सब तो है ही, लेकिन विशिष्ट पहचान पूछा तो उड़ने की क्षमता और, ठीक है, गलफड़े उड़फड़े मछलियों में मिल जाते हैं आपको, त्वचा हमारे शरीर में मिल जाती है, लेकिन पक्षियों में उड़ने की क्षमता और पंख। अंतःकंकाल तो सब में मिलता है। ठीक है, अंतःकंकाल हम हो या पक्षी हो, सब में अंतःकंकाल तंत्र पाया जाता है। तो पक्षियों की विशेषता ये है, ये कोई बड़ा प्रश्न नहीं। ठीक है, स्तनधारी प्राणियों में दूध उत्पादन किस ग्रंथि से होता है? सिंपल सा देख के ही बता दोगे, स्तन ग्रंथि पर। ठीक है, स्तन ग्रंथि पर। ठीक है, तो स्तनधारी प्राणियों में दुग्ध उत्पादन, तो देखो वसा ग्रंथि वसा का उत्पादन करेगी, श्वेत ग्रंथि पसीने का उत्पादन करेगी, लार ग्रंथि लार का उत्पादन करेगी, और स्तन ग्रंथि क्या करेगी? दुग्ध का उत्पादन करेगी। ठीक है, फिर देखो, एनलिडा में परिसंचरण तंत्र कैसा होता है? ठीक है, तो एनलिडा में परिसंचरण तंत्र कैसा होता है? देखो, सारे संघ के विशेषताओं को पढ़ना है। तो एनलिडा में परिसंचरण तंत्र, अब एनलिडा है तो उनके अंदर ठीक है, ये किस तरह के जंतु प्राणी है बताइए? आप कौन से हैं प्राणी? आप जो प्राणी है वो किस संघ के अंतर्गत आते हैं? ठीक है, आपके अंदर रक्त परिसंचरण तंत्र कैसा होता है? तो इस प्रकार से सब प्राणियों के। तो एनलिडा में किस प्रकार का होता है दोस्तों? बंद प्रकार का। किस प्रकार का होता है? बंद प्रकार का होता है। ठीक है, तो इसमें रक्त परिसंचरण कैसा होगा? बंद प्रकार का। ठीक है, तो संघ एनलिडा आए और रक्त परिसंचरण पूछ ले तो बोलना बंद प्रकार का होता है, बद नहीं, बंद प्रकार का। ठीक है, तो बंद रक्त परिसंचरण तंत्र होता है किसमें? एनलिडा में। ठीक है, फिर आर्थ्रोपोडा में खून कैसा होता है? देखो, एनलिडा में रक्त परिसंचरण तंत्र कैसा हो गया? बंद प्रकार का। और आर्थ्रोपोडा में खून कैसा होता है? बिना हीमोग्लोबिन का। ठीक है, बिना हीमोग्लोबिन का होगा तो कैसा होगा? लाल होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारे रक्त का रंग कैसा हो रहा है? लाल हो रहा है। ठीक है, तो बिना हीमोग्लोबिन का होता है। ठीक है, तो आर्थ्रोपोडा में खून कैसा होता है? बिना हीमोग्लोबिन का। तो इस तरह से आपको याद रखना, लाल नीला पारदर्शी ये सब नहीं, आपका जो विशिष्ट ऑप्शन है क्या है? बिना हीमोग्लोबिन का। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा प्राणी आर्थ्रोपोडा नहीं है? देखो, ये बहुत सामान्य सा प्रश्न है कि मकड़ी, मधुमक्खी, झींगा ये किस संघ के हैं? ऑप्शन कमेंट करके बताइए कि मकड़ी, मधुमक्खी, झींगा ये सब एक ही संघ के हैं, बताइए किस संघ के हैं? इनमें केंचुआ, आर्थ्रोपोडा नहीं है। ठीक है, इसमें पूर्ण शरीर नहीं पाया जाता, आपको अभी पहले भी बता चुका हूं। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी आर्थ्रोपोडा नहीं है? ठीक है, आर्थ्रोपोडा नहीं है तो क्या बताओगे? सॉरी, चलिए ठीक है। कौन सा संघ जल संवहन तंत्र वाला होता है? अब भी बताया था कौन सा होता है? इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, इकाइनोडर्मेटा। अब भी अपने लगभग 16वें 17वें 15वें 16वें प्रश्न में आया था कि जल संघ वाला, जल संवहन वाला आपसे पूछा था, इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, तो मोलस्का, सिलेंट्रेटा, एनालिडा ये तो पता ही है आपको, ये सब कौन है? यहाँ पर उपलब्ध है। ठीक है, और ये जल संवहन तंत्र वाला कौन है? इकाइनोडर्मेटा। तो इस तरह से छोटी छोटी चीजों को रटते चलना है, याद करते चलना है, अपनी कॉपी में नोट बनाते चलो ताकि दोबारा पढ़ के जाओ, आपको याद रहे। ठीक है, ये बहुत सामान्य से प्रश्न हैं। ठीक है, पक्षियों में उड़ान के लिए कौन सी हड्डी होती है? देखो, बहुत सामान्य सा प्रश्न और जनरल नॉलेज का भी प्रश्न है, सबसे बनना चाहिए कि पक्षियों में उड़ने के लिए कौन सी हड्डी होती है? देखो, ह्यूमरस नहीं हो सकता, ह्यूमरस हड्डी कहाँ होती है बताइए? ठीक है, वेस्टिग्लियल, ठीक है, कील युक्त वक्ष हड्डी और टीबिया। ठीक है, तो एक बात तो वैसे भी विज्ञान में याद रख लेना, विज्ञान में सारे सब्जेक्ट, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायो में, जब 4 ऑप्शन दिए हों और जो सबसे बड़ा ऑप्शन हो, अगर कुछ ना बने तो उसको तुक्के के रूप में उत्तर लगा देना, तो ज़्यादातर उत्तर आपका सही हो जाएगा। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं करना है, जब कुछ नहीं हो, जब कुछ सामने नहीं होता, तब राम का नाम लेके, जय बजरंगबली का नाम लेके अपन को क्या कर देना है और सीधे ऑप्शन लगा देना जो सबसे बड़ा उत्तर हो। तो यहाँ सबसे बड़ा उत्तर यही था, कील युक्त वक्ष हड्डी। ठीक है, वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि पक्षियों में उड़ने के लिए कौन सी हड्डी होती है? तो कील युक्त वक्ष हड्डी होती है, जिसके कारण ये उड़ सकते हैं। ठीक है, आपके अंदर होती तो आप भी उड़ सकते, लेकिन आपके अंदर ये हड्डी नहीं है। ठीक है, तो पक्षियों में उड़ने के लिए कौन सी हड्डी होती है? कील युक्त वक्ष हड्डी। ठीक है, और सबसे बड़ा ऑप्शन भी ये। तो हमेशा ऐसा नहीं करना कि सबसे बड़े ऑप्शन को लगा देना है। तो इस तरह से ये आज
बायो के जो कि विज्ञान विषय यूनिट 11 के अंतर्गत आते हैं उसके कुछ प्रश्न थे। ठीक है दोस्तों, चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और इसके आगे वाले ऑब्जेक्टिव, आगे आने वाले ऑब्जेक्टिव भी आपको मिलते रहें। इसके लिए चैनल से जुड़े रहें और चैनल को शेयर भी जरूर करें इन वीडियो को, ताकि ये जरूरी लोगों तक पहुंचे। और प्रश्न का स्तर आप लोग बताते रहें कैसा है, क्योंकि व्यापम में साइंस, हिंदी ये सब बड़े अच्छे स्तर के पूछे जाते हैं। इंग्लिश का उतना स्तर अच्छा नहीं होता, ठीक है, लेकिन साइंस है, हिंदी है, ये बहुत अच्छे स्तर के पूछे जाते हैं। इसके बहुत सारे प्रश्नों का कलेक्शन व्यापम के पास होता है, इसलिए ध्यान रखना कि व्यापम में साइंस है, हिंदी है, ये बहुत डीप जाके पूछते हैं। जैसे अभी जंतु जगत का वर्गीकरण, तो जंतु जगत का वर्गीकरण जितने भागों में उनके अंदर के और वर्गीकरण, उससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसे ही पादप जगत का हम अगले वीडियो में लेके आएंगे। तो हम ऑब्जेक्टिव टाइप की सीरीज ज्यादा चलाने का प्रयास करें, जिससे आपको प्रश्न मिल सके, प्रश्न की प्रवृत्ति मिल सके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो के साथ जुड़े रहें। नमस्कार, जय हिंद।